गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इसी चैप्टर में आगे आज हम लोग देखेंगे अवकलनीयता। अब किसी भी फंक्शन या किसी भी फलन का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके विषय में पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ विशेष फलनों के अवकलज ज्ञात करने की विधि जानेंगे, कुछ फलनों के अवकलन भी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन फलनों के हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो फलन कंटिन्यूअस होंगे अर्थात संतत होंगे, उन्हीं फलनों के अवकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो फलन संतत हैं उन फलनों का अवकलज ज्ञात करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। अवकलनीयता, किन फलनों को कौन कौन से फलन अवकलनीय होंगे, क्या कंडीशंस होगी, उसके लिए लिखा गया है कि कोई फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस fc अपन x माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। जब यह लिमिट वास्तविक प्राप्त हो जाता है तो इसका मान जो प्राप्त होता है उसे c बिंदु पर इस फलन का अवकलज कहते हैं। आइए अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिया जाए। फलन y, कोई फलन को हमने y बराबर लिखा गया, f(x) को हमने y बराबर लिख दिया है, तो कोई फलन y बराबर f(x) के अवकलज को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। बच्चों आगे चल करके y ही रखा जाएगा f(x) की जगह। अगर f(x) तो कोई फंक्शन है, जैसे f(x) इज इक्वल टू साइन x, तो हम सीधे तौर पर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x। इस तरीके से फलनों को हम लोग आगे चल करके डिनोट करेंगे और उन फलनों का अवकलन हम लोग निकालेंगे। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि अवकलन को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अवकलज को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं। उसे डिनोट करने के लिए y डैश भी लिखा जा सकता है, f डैश x लिखा जा सकता है, dy बाई dx या ddx ऑफ y, ये दोनों चीज़ लिखा जा सकता है, या ddx ऑफ f(x). इन सब ddx का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष इस फंक्शन f(x) का अवकलन, और ये सब प्राप्त होता है। सारे के सारे मान हमने कोई भी एक लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे मान हमें इस नियम के द्वारा प्राप्त होते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h। इसी नियम का उपयोग करके जो भी फलन दिए गए हैं उनका हम अवकलन ज्ञात करेंगे। कभी कभी यह कहा जाता है कि एक निर्धारित बिंदु पर इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। जैसे एक फलन दिया गया है, तो किसी बिंदु x इज इक्वल टू c पर इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और उसका x अक्ष के साथ क्या कोण आएगा वो चीज़ बाद में डिनोट करते हैं, बताते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए कि कोई भी फलन दिया गया है, उसके किसी निर्धारित बिंदु पर हमें यदि इस फलन का अवकलन ज्ञात करना है, तो वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू c पर फलन f(x) का अवकलज ddx ऑफ f(x) एट c। एक लाइन खींच दिया गया है, उसको आगे से लिख दिया गया है, और उसको हम बोलते हैं कि एट c बिंदु पर हम इस बिंदु का फलन निकालेंगे। तो निकालने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम इस माध्यम से उस दिए गए फंक्शन का हम लोग अवकलन निकालें, और जब अवकलन प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में x इज इक्वल टू c उस फलन जो भी इसका अवकलन आया हुआ है वहाँ पर रख देते हैं, तो वह उस बिंदु पर इस फलन का अवकलन हमें प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 3 उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए।
तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। fx इज इक्वल टू x दिया गया है, इसका मतलब कि f डैश x यदि हमें निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, और ये बराबर मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, जो भी x है उसकी जगह पर हम x प्लस h रख देते हैं माइनस x अपॉन h। ये इज इक्वल टू मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर के जो मान है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, ऊपर मिलेगा हमें h और नीचे मिलेगा h, और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 हमें प्राप्त हुआ, और 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसमें h नहीं है तो h की वैल्यू हम 0 नहीं रख पाएंगे, तो सीधे सीधे इसका मान हम लिख देंगे 1। यानी कि जो फलन x है उसका अवकलन आया हुआ है 1। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब कि x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अब fx माइनस जो है x स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से ये वैल्यू हम रख सकते हैं, और अपॉन h। जब ऊपर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, कुछ दूर तक हल करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 ये प्राप्त हुआ, और बटे h x स्क्वायर से इसको कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें वैल्यू मिली इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वैल्यू मिली हुई है 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h। अगर h कॉमन ले लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया 2x प्लस h अपॉन h, ये h कट जाएगा। अब h का नीचे का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब हम जहाँ जहाँ पर h है वहाँ वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x। तो हम देखते हैं कि जो भी फंक्शन दिया गया x स्क्वायर प्लस 2, उसका जो अवकलन आया हुआ है वह 2x आया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग साइन x का किस प्रकार से अवकलन ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग मिटा देते हैं ऊपर की तरफ से, ताकि हमें और जगह मिल जाएगी और हम और आसानी से इसको हल कर पाएंगे। देखते हैं, दिया गया है तीसरा फलन दिया गया है fx इज इक्वल टू साइन x दिया गया है, इसलिए f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h का मतलब कि साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। अभी साइन x प्लस h को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x इंटू कॉस h प्लस कॉस x इंटू साइन h माइनस साइन x और डिवाइडेड बाई h। इस तरीके से वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि साइन x यहाँ पर है, साइन x यहाँ पर है, इन दोनों में हम साइन x कॉमन ले सकते हैं। जब तक नीचे से h हमारा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x जब हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन x और यहाँ बचा हुआ है कॉस h
-1 और प्लस cos x इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई एच। अब हम इस h को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ cos h को हम 2 sin स्क्वायर h के रूप में भी लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x और इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h प्लस cos x इंटू साइन h। और हम जानते हैं कि इसको हम लिमिट को दो भागों में बांट सकते हैं, दोनों का अलग अलग। ये साइन x कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें h है नहीं, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। साइन x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 भी बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x इंटू साइन h डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर h बाई 2 है तो हम नीचे का भी स्क्वायर करना चाहेंगे, तो उसके लिए h बाई 2 को होल स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे 2 को और मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए 2 साइन x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर हम यदि करते हैं तो हमें h अपान 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, h अपान 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पे ये cos x को हम बाहर ले लेते हैं, तो cos x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h। जब भी साइन का फंक्शन इस तरीके से हो तो हम साइन h अपान h लाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर भी साइन h अपान h लाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये वैल्यू मिला हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 1/2 साइन x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बटे h बाई 2 होल स्क्वायर। इसको ऐसे हम लिखा जा सकता है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मिलेंगे h और प्लस ये बंद हो जाएगा और प्लस cos x लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। साइन के साथ जो भी वैल्यू है अगर वही नीचे भी रखा गया है और उसका लिमिट लिया गया है तो ये वैल्यू हमारी 1 आती है। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले जानकारी ले ली है, यहाँ पर हम उसका उपयोग करेंगे। 1/2 साइन x इंटू ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 1 इंटू यहाँ पर चूँकि h ही केवल है तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस cos x इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो वैल्यू आएगा 1। यहाँ से यहाँ तक चूँकि 0 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये आ गया 0 और प्लस cos x इज इक्वल टू cos x। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा साइन x का डिफरेंशिएशन या उसका डिफरेंशिएबल cos x आएगा। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी दिए जा रहे हैं, आपको उसको भी सॉल्व करना है। इसका यहाँ पर चूँकि ये बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन फिर भी हमने इसको विस्तृत रूप में समझाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। उम्मीद है कि अवकलनीयता आपको समझ में आ गई होगी और दिए गए फलनों को किस तरीके से हम अवकलज ज्ञात करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। इस पर जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको हल करके हमारे पास भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।